हेलो अच्छो। तो कैसे हो आप लोग? चलिए और एक सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के जेई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। मतलब 2019 में तक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितने भी क्वेश्चंस आए थे ऑन केमिकल बॉन्डिंग ना हम लोगों का सॉल्व हो गया था। और हम लोग ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो करने जाना है, आज 2018 का जितने भी जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करना है। अब देखो, सीधी बात है कि ये जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एक होता है कि तुम्हें अगर कोई चैप्टर अच्छे से तुमने पढ़ लिए, अब वो चैप्टर अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस जानने से सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से तुम्हारा चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा चल रहा है, तो देन इट्स वेल एंड गुड कि तुम्हारा चैप्टर रेडी है। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज में तुम्हारे पास उस लेवल का तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उससे मतलब ऊपर का मिलेगा या फिर नीचे का मिलेगा। अब मेंस लेवल का क्वेश्चंस मिल रहा तो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट तरीके से बोल सकता है ना। तो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो, अगर अच्छा जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चैप्टर को फिर से रिवीजन करने की कोशिश करो। तो बिना बकवास किए वीडियो पे चलते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत बकवास कर लिया, इतना इंट्रो आता था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 141 तक हम लोगों ने खत्म कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 142 से हमें स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 142 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव नो कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हमारे पास होता क्या है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब कुछ होता है। इन जनरल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? एक कैटायन है, ए प्लस और बी माइनस, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच से जो बॉन्ड बनता है उसको ही आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मतलब ए एटम और बी एटम दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इतना क्लियर है? अब इतना अगर क्लियर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे पास जो कंपाउंड है केसीएल, केसीएल क्या है? केसीएल किससे बनता है? के प्लस और सीएल माइनस से बनता है। के प्लस और सीएल माइनस से बनता है। अगर वो के प्लस और सीएल माइनस से बन चुका है तो मुझे बताओ, क्योंकि दोनों ये के क्या है, एल्कली मेटल से, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो एक मेटल और तुम्हारे पास एक नॉन मेटल है, ये एक तुम्हारे पास क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें पूछा है कि नो कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब तुम्हारे पास केसीएल तो ऑब्वियसली होना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में केसीएल दे रखा है। उसके बाद केसीएल तो ठीक है, पीएच थ्री में चलते हैं। आपको ऑप्शन में देखो, पीएच थ्री, B2H6, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, एक तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, एक तुम्हारे पास पाई बॉन्ड होता है। और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड किस किस के लिए वैलिड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ऑक्सीजन में हमें पता है कि अच्छा खासा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। अब O2 तो ऑप्शन में ही नहीं था। B2H6 का स्ट्रक्चर जिन लोगों ने नहीं पता, B2H6 में क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग हो रखा है। ब्रिज बॉन्डिंग में बेसिकली होता क्या है, इधर तुम्हारे पास एक BH3 कंपाउंड होगा, एक BH3 आएगा, दूसरा तुम्हारे पास इधर BH3 आता है, दूसरा ऐसे, इधर हाइड्रोजन, BH3 आता है। और इसमें क्या होता है, इधर का जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन होता है। इधर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर इसका वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन होता है। और मेरे पास क्या बनता है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक बनाना बॉन्ड टाइप का होता है, ये तुम्हारे पास बनाना शेप का, इसको ही हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। बोरॉन, हाइड्रोजन, और इधर तुम्हारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये मेरे पास क्या होता है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब, मगर ये तो तुम्हारे पास बॉन्ड है ना, ये तुम्हारे पास टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाला नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो B2H6 तो कभी कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के हो नहीं सकता। B2H6 तो ऑप्शन ए तो कभी हो नहीं सकता। उसके बाद H2SO4 में आते हैं। H2SO4 में देखो, KCl तो हो रहा है, H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 ब्रेक होता है ना, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब कुछ गधे लोग ये देख के बोल देगा, भाई इनको भैया इसके बीच में तो आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है ना। अबे यार, सल्फर के, अगर सल्फर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सल्फर के अंदर SO4 2 माइनस ऐसे आएगा ना। अब जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, ये वाला तो तुम्हारे पास कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा ना। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हारे पास कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब H2SO4 तो नहीं हो रहा है। और B2H6 का हम लोगों ने अभी देख लिया, B2H6 तुम्हारे पास क्या, इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है।
इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। अगर इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कभी बोल नहीं सकते कि ये वाला भी वन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना तुम्हारे पास ऑलमोस्ट। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन नहीं है, मतलब आयनिक बॉन्ड पूछा, आयनिक बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऑप्शन सी तुम्हारे पास सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। 143 में चलते। पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आई थ्री आयोन इज, ये आई थ्री माइनस होगा पहली बात तो। आई थ्री आयन में, आई थ्री माइनस में एग्जिस्ट कैसे करेगा, देखो आयोडीन के पास सीधी बात है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने खुद से लिया तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन में से और तो एक आयोडीन को तुम सेंट्रल एटम मान लो, एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लो, तो ऊपर दूसरा आयोडीन रहेगा और नीचे तुम्हारे पास दूसरा आयोडीन रहेगा। अब जो बीच वाला आयोडीन है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज गया तो उसके अंदर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन से उसने दोनों तो दूसरे दोनों आयोडीन को दे दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, एक लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर इधर, तीसरा लोन पेयर इधर। तो इधर तुम्हारे पास क्या रह रहा है, तीन तीन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, इतना क्लियर है। अब जो नीचे वाला, जो साइड वाला ऊपर नीचे आयोडीन प्रेजेंट है उसमें कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इधर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। इस केस के लिए भी सेम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑल द आयोडीन इन आई थ्री माइनस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स 9 हो गया आई थ्री माइनस पे। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते 144 में। देखो क्वेश्चन नंबर 144 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तुम्हें बोथ शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों का पता है। कोई भी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर निकाल लो, उसका स्ट्रक्चर निकालने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर वाटर से H2O प्लस जा रहा है तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर तुम्हारे पास वाटर होता है, दोनों लोन पेयर और दोनों बॉन्ड पेयर होता है। तो तुम्हारे पास वाटर में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। और शेप क्या रहता है, बेंड शेप रहता है। इसका शेप कैसे रहता है, बेंड शेप रहता है। अगर ये H2O प्लस से H3O प्लस में जब कन्वर्शन होगा तो एक लोन पेयर तुम्हारे पास बचा ही रहेगा, एक लोन पेयर बचेगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर तुम्हारे पास दूसरा हाइड्रोजन, ये तुम्हारे पास तीसरा हाइड्रोजन, इतना क्लियर है। तो इस केस के लिए तुम्हारे पास लोन पेयर हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडेशन फिर भी sp3 रहेगा। तो इस केस के लिए तुम्हारे पास इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन का चेंज तो एक केस के लिए नहीं हुआ, तो sp3 के लिए तुम्हारे पास कोई हाइब्रिडाइजेशन का चेंज नहीं होगा, इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं शेप पे। शेप का अगर देखा जाए तो इसका शेप क्या होगा, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है और तीनों हाइड्रोजन क्या है, तीनों हाइड्रोजन ऐसे 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 है। और नीचे क्या है तुम्हारे पास अल्टीमेटली एक पिरामिडल टाइप का शेप बना है ना। तो H3O प्लस का क्या हो जाएगा, एक पिरामिडल शेप, H3O प्लस में एक पिरामिडल शेप प्रेजेंट है। H3O प्लस के लिए तुम्हारे पास एक पिरामिडल शेप चेंज है, तो ये बेंड शेप से पिरामिडल शेप में तो क्या शेप का तो चेंज आया, मगर अल्टीमेटली हाइब्रिडाइजेशन का कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद चलते BF3 से BF4 माइनस में। BF3 से BF4 माइनस में चलोगे तो क्या देखना है वो बताओ। अगर BF3 में देखें तो BF3 में क्या है, बोरॉन फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री में होगा। और इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये BF3 से जब फ्लोरीन अटैक करता है ये BF4 माइनस में जाता है। अगर BF4 माइनस में गया तो बोरॉन आया, एक तुम्हारे पास इधर एक फ्लोरीन आ गया, इधर एक तुम्हारे पास फ्लोरीन आ गया, ये तीसरा फ्लोरीन, ये तुम्हारे पास चौथा फ्लोरीन आ गया। तो तुम्हारे पास चारों फ्लोरीन्स आ गया। अगर चारों फ्लोरीन्स आ गया, चारों फ्लोरीन और बोरॉन के अंदर एक बोरॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि सेंट्रल एटम में है। तो BF4 माइनस, तो BF4 माइनस का शेप देखो, शेप तो तुम्हें दिख ही रहा है, शेप चेंज हो रहा है। और शेप चेंज होकर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया शेप। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया, BF4 माइनस है। और तो इधर हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। BF4 माइनस आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इतना क्लियर है। BF3 से BF4 माइनस चला गया। उसके बाद तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब CH4 से C2H6 ये वाला देख ही लेते हैं। C2 CH4 से जब C2H6 में गया
CH4 का मॉलिक्यूल कैसा होता है? इधर कार्बन या मीथेन है ना, तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और तुम्हारे पास इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। शेप तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल हो गया। अब CH4 से जब C2H6 में कन्वर्शन हुआ, C2H6 में कार्बन और तुम्हारे पास इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है, और इधर कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर दूसरा हाइड्रोजन, इधर तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हो गया। तो इस इन दोनों केसेस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इस कार्बन के लिए भी 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इस कार्बन के लिए भी sp3 हाइब्रिडेशन है, इस कार्बन के लिए भी sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है। तो दोनों के केस के लिए हाइब्रिडेशन तुम्हारे पास चेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अगर शेप का बारे में बात करें, ये भी टेट्राहेड्रल है, और हाइब्रिडेशन हम लोग सिंगल सेंटर के लिए देखते हैं, इसका भी शेप क्या हो जाएगा? इसका भी टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है ना, इसका भी तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। और इस कार्बन के लिए भी देखोगे, इस कार्बन के लिए भी टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। उसके बाद NH3 और NH3 से NH4 प्लस में चलते हैं। NH3 के लिए केस के लिए क्या है तुम्हारे पास? एमोनिया के केस के लिए मैं इधर बना देता हूँ। एमोनिया के केस के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इधर एमोनिया नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब एमोनिया में तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास sp3 हो जाएगा। अगर शेप के बारे में बात करें, शेप क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। इसका टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता है, याद रखना, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन है ना, इस सेंटर से देखोगे ना, इधर नीचे ट्रायंगल है और ये पिरामिड है। ट्राइगोनल पिरामिडल से ये NH4 प्लस में कन्वर्शन होगा, NH4 प्लस में कन्वर्शन होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे पास शेप क्या हो जाएगा? शेप तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल में कन्वर्शन हो जाएगा, शेप तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा। इतना क्लियर है? तो NH4 प्लस का टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास क्या है? पहले भी sp3 था, इधर भी इसके लिए भी sp3 था, अब बाद में भी sp3 है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल से टेट्राहेड्रल कन्वर्शन हुआ, मगर तुम्हारे पास sp3 जो था वो sp3 में ही रहा, तो NH3 से NH4 प्लस हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर कितना था, 144 क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या बोला है? द इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस किस के लिए इनकरेक्ट ज्योमेट्री है? NF3 का बात करें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा, और इधर एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, ये तीनों फ्लोरीन केसेस है, तो तीनों फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास sp3 हो जाएगा, और तुम्हारा शेप क्या हो जाएगा? शेप तुम्हारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इनकरेक्ट ज्योमेट्री किस किस के लिए रिप्रेजेंट है? पहले किसके लिए? NF3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं आ रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल आ रहा है। उसके बाद BF3 पे, BF3 के केसेस में बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और इधर एक तुम्हारे पास फ्लोरीन आएगा, तो तीनों फ्लोरीन प्रेजेंट अगर है और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल प्रेजेंट है, तुम्हारे पास इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा इसका शेप। उसके बाद तो BF3 तो पॉसिबल नहीं है, BF3 करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है ना। उसके बाद AsF3 पूछा है, AsF5 में आर्सेनिक है और 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन और आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 है, तो एक फ्लोरीन को तुम एक्सियल पे भेज दो, इधर एक इक्वेटोरियल, दूसरा एक इक्वेटोरियल, तीसरा एक इक्वेटोरियल, और एक इसको एक्सियल में दे दो, इसको भी एक्सियल में दो, इसको भी एक्सियल में दो, इसको इक्वेटोरियल में रखो, इसको इक्वेटोरियल में रखो, इसको इक्वेटोरियल में रखो, तीनों को इक्वेटोरियल 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 में रख दोगे, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास तीनों इक्वेटोरियल में प्रेजेंट है। अरे शिट, तीनों तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? तीनों तुम्हारे पास इक्वेटोरियल में प्रेजेंट है, एक दो तीन। पूछा क्या है? इसका भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ गया, ये तुम्हारे पास ट्राइगोनल है, और इधर तुम्हारे पास एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड ये बनता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो तुम्हारे पास करेक्ट ज्योमेट्री आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। और वाटर का देखोगे तो वाटर में दोनों लोन पेयर प्रेजेंट है, वाटर का स्ट्रक्चर तो सबको पता है ना, तो इसमें तुम्हारे पास 104.5 डिग्री एंगल हो जाता है, और तुम्हारे पास वाटर के लिए क्या होता है? बेंड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 145 इस 145 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब उसके बाद 146 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या बोला है? आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द जियोमेट्री ऑफ द स्पीसीज टी शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर तुम्हारे पास जियोमेट्री ऑफ द स्पीसीज टी शेप बोला है एंड स्क्वायर पिरामिडल बोला है, तो ICl2 माइनस के लिए स्ट्रक्चर देख ले, ICl2 माइनस के लिए स्ट्रक्चर देखोगे, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? आयोडीन के ऊपर आएगा, और क्लोरीन आएगा, दो क्लोरीन है ना, तो दो क्लोरीन है, तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली 180 डिग्री में जाएगा, तो टी शेप तो कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ICl2 माइनस के लिए, और एक लोन पेयर है, तो तुम्हारे पास इधर क्या बन जाएगा? इधर एक लोन पेयर, इधर दोनों लोन पेयर, तीनों लोन पेयर बन जाएगा, तीनों
इधर नेगेटिव चार्ज, इधर तीनों लोन पेयर बन जाएगा। तो इसका बेसिकली क्या आ जाएगा, शेप लिनियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। ICl5 का फिर भी देख लेते हैं, ICl5 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा। ICl5 का अगर बनाओ तो आयोडीन, इधर क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, और तुम्हारे पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो इसका तुम्हारे पास शेप इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। शेप इसका स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा, इतना क्लियर है। शेप आएगा स्क्वायर पिरामिडल, इतना क्लियर है। तो उसके बाद बी ऑप्शन में IO3 माइनस में देख लेते हैं। IO3 माइनस में बेसिकली क्या होगा, अगर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। तो आयोडीन, उसके बाद एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, ये तीनों ऑक्सीजन मिला के 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक लोन पेयर तुम्हारे पास बचा ही रहेगा। तो आयोडीन के पास IO3 माइनस में एक लोन पेयर बच जाएगा। और दूसरे बात, इधर इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतना क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच और दो छह सात, सात इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना क्लियर है। तो IO3 माइनस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाएगा। क्योंकि इसको स्ट्रक्चर सही से देखो ना, आयोडीन के ऊपर लोन पेयर दे दो, तो इधर नेगेटिव माइनस, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। तो IO3 माइनस के लिए तुम्हारे पास स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। IO3 माइनस के लिए इधर तुम्हारे पास स्क्वायर पिरामिडल आ गया, इतना क्लियर है। स्क्वायर पिरामिडल आ गया। उसके बाद IO2F2, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, IO2F2 के F2 माइनस के लिए देख ही लेते हैं ना। तो आयोडीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन में तुम्हारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, इधर भी तुमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, एक लोन पेयर इधर रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दो फ्लोरीन, इधर एक ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, इतना क्लियर है। तो IO2F2 माइनस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका शीशो शेप बन जाता है, इसका सीसॉ शेप बन जाता है, इसका शीशो शेप बन जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद ClF3 एंड IO4 में देखते हैं। ClF3 एंड IO4 के इसके लिए क्या होगा, ClF3 और ClF3 का क्लोरीन में जाओगे तो क्लोरीन में एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, और तीसरा फ्लोरीन इधर। तो ये तो तुम्हारे पास बेंट शेप में आ रहा है, ये तो सबसे, ये तो सही हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास पहली बार क्या आया, बेंट शेप में आया। इधर दो लोन पेयर रहेगा, ये तुम्हारे पास थोड़ा सा रिपल्शन करेगा। तुम्हारा टी शेप दे दे या फिर बेंट टी शेप दे दे, उसका मतलब सेम ही होता है। बेंट टी शेप दे दे तो तुम्हारे पास ऑप्शन सी तो होने का चांसेस है। IO4 का देख लेते हैं। आयोडीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 ऑक्सीजन दे रखा है IO4 के लिए। IO4 के लिए 4 ऑक्सीजन कैसे दे सकता है, IO4 प्लस होगा या फिर माइनस होगा, कुछ ना कुछ IO4 माइनस होगा इस केस के लिए। तो IO4 माइनस के लिए चारों तुम्हारे पास एक क्या जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इधर ओ माइनस चला गया, और इधर तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन उधर। तो इधर तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बन गया। तो स्क्वायर पिरामिडल तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट XeOF2 और XeOF4 देख लेते हैं। XeOF2 किसके लिए क्या होगा, XeOF2 जेनॉन है, जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन में से उसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया और दोनों फ्लोरीन को एक्सियल में भेज दिया। तो तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन इधर खत्म हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दो लोन पेयर कर दिया। तो तुम्हारे पास इधर पहली बार तुम्हारे पास क्या आ गया, ये रिपल्शन करेगा, तो इसका तुम्हारे पास शेप क्या आ जाएगा, बेंटी शेप आ गया। बेंटी शेप आ गया, तो इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। XeOF4 का चेक कर लेते हैं। XeOF4 में क्या हो जाएगा, जेनॉन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर ऐसे कर दो, और 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन को एक प्लेन में डाल दो। अभी भी तुम्हारे पास जेनॉन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, उसको एक लोन पेयर से डिनोट कर दो। अगर लोन पेयर से डिनोट कर दिया, अब ध्यान से देखो, इधर 4 फ्लोरीन तुम्हारे पास एक सिंगल प्लेन में होगा, स्क्वायर में होगा, और एक पिरामिड टाइप का है ना। तो तुम्हारे पास इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, इतना क्लियर है। अगर इसका स्क्वायर पिरामिडल हो गया तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगा, इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या बोला है, हाँ, Question number 147. The decreasing order of the bond angle in BF3, NH3, PF3 and I3 minus. अगर सिंपली सबका करने के लिए तुम्हें बेसिकली करना क्या है, एक एक का बॉन्ड एंगल निकालना है। BF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोरॉन फ्लोरीन इधर, तीसरा फ्लोरीन इधर, तो एक एक के बीच में इसका sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसका sp2 और प्योर sp2 में रहता है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या रह जाएगा, हर एक का बॉन्ड एंगल क्या रह जाएगा, 120 डिग्री रह जाएगा। उसके बाद एमोनिया का बात करें, एमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और तुम्हारे पास तीनों हाइड्रोजन पॉसिबल है। अगर तीनों हाइड्रोजन पॉसिबल है, इधर एक्चुअली अगर तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल हो, तो तुम्हारे पास बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109.5 डिग्री आना चाहिए। मगर एमोनिया के केसेस में लोन पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन
लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वैलिड हो जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वैलिड हो जाता है। जो ये थीटा है ये थोड़ा सा गिर जाता है और थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, 107 डिग्री आ जाता है, 107 डिग्री आ जाता है। इतना क्लियर है। उसके बाद तो BF3 केस के लिए तुम्हारे पास 120 डिग्री है, एमोनिया के लिए तुम्हारे पास 107 डिग्री है। उसके बाद PF3 में चलते हैं। फॉस्फोरस के लिए तुम्हारे पास फॉस्फोरस का इधर लोन पेयर है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। अब फॉस्फोरस PF3 के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाँ, PF3 और अमोनिया में देखो इधर भी एक लोन पेयर है, तो दोनों के केसेस के लिए रिपल्शन करेगा। मगर फ्लोरीन के केसेस में लिए, अब ध्यान से देखना, इधर तुम्हारे पास ये जो बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर फ्लोरीन लगा है। तो इस केस के लिए तुम्हारे पास परसेंटेज इस कैरेक्टर इस हाइड्रोजन फ्लोरीन जब रहेगा तो परसेंटेज इस कैरेक्टर क्या होगा इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड में परसेंटेज इस कैरेक्टर बहुत घट जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर में परसेंटेज इस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज इस कैरेक्टर इस लोन पेयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरे पास बेसिकली हो गया क्या, इसके बाद परसेंटेज एस घट गया। तो परसेंटेज एस घट गया तो बॉन्ड एंगल थीटा प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस होता है। तो इसके लिए थीटा भी गिर जाएगा, तो थीटा बॉन्ड एंगल गिर जाएगा। तो PF3 और एमोनिया के कंपैरिजन करो, तो इसका थीटा 1 इसका थीटा 2 मान लो, तो मेरे पास एमोनिया का थीटा 1 थीटा 2 से ग्रेटर हो जाएगा। मतलब इस केस के लिए एमोनिया केस के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है, ये PF3 का बॉन्ड एंगल से ज्यादा हो जाएगा, PF3 का बॉन्ड एंगल से ज्यादा हो जाएगा। और उसका रीजन क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन है भाई। फ्लोरीन सीधे बात क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फॉस्फोरस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर फॉस्फोरस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो पहली बात तो क्या करेगा, ये खींचने लग जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाएगा तो फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था उससे परसेंटेज इस कैरेक्टर उसने खींचने लग गया। अगर फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खींचने लग गया तो अल्टीमेटली फॉस्फोरस के जो लोन पेयर है उस लोन पेयर में परसेंटेज इस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उस केस के लिए परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ गया, अब देखो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेसिकली, तो जो लोन पेयर है वो लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा। लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया ना, तो लोन पेयर लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा। अगर लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है उसका मतलब क्या है, वो कम हाइब्रिड ऑर्बिटल तो नहीं रहेगा ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो वो ज्यादा रिपल्शन नहीं दिखा सकता, वो बहुत कम रिपल्शन दिखाएगा। अगर कम रिपल्शन दिखाएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी घटेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन घटेगा। तो सॉरी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा। और तुम्हारे पास जो दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है वो भी घट जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब ये परसेंटेज इस कैरेक्टर इसका बढ़ गया, परसेंटेज इस कैरेक्टर इसका बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, दिस लोन पेयर दिस लोन पेयर will show more repulsion, will show more रिपल्शन। अगर ये ज्यादा रिपल्शन शो करेगा, ये ज्यादा रिपल्शन शो करेगा, तो अल्टीमेटली इसके लिए क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, lone pair repulsion between the lone pair of phosphorus and phosphorus fluorine bond pair will क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ये इंक्रीज कर जाएगा, वो इंक्रीज कर गया। तो तुम्हारे पास जो बॉन्ड एंगल था, बॉन्ड एंगल ऑफ PF3, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना अगर क्लियर है, इसके बाद देखो, और लास्ट में क्या बचा, I3 माइनस बचा है। तो I3 माइनस में क्या है, दोनों आयोडीन इधर इधर होगा और बीच वाला आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर इधर, दोनों लोन पेयर इधर इधर होगा। तो I3 माइनस में तुम्हारे पास बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल तुम्हारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका शेप भी क्या हो जाएगा, इसका लीनियर हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए में I3 माइनस BF3 अमोनिया PF3, इस केसेस के लिए ऑप्शन नंबर ए तुम्हारे पास सही आ रहा है। बॉन्ड एंगल कंपेरिजन दिया है, तो I3 माइनस के लिए तुम्हारे पास 180 डिग्री हो जाएगा और PF3 के लिए अमोनिया से थोड़ा सा गिर जाएगा। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 147 तो मुझे नहीं लगता और कोई डाउट है। तो उसके बाद चलते हैं वन क्वेश्चन नंबर, और चार क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 148, 149, 150 और 151, चारों क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा 2018 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 148 में कुछ कुछ पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। वायबल मॉलिक्यूल मतलब इसमें सीधी बात है, विच विल नॉट एग्जिस्ट, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, वायबल मतलब कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, which of the following molecule it not exist, following molecule
विल नॉट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस केस के लिए सीधा फंडा क्या है, इन सब के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अगर He2 2+ के लिए जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबके लिए मैंने क्या बोला था, इन सब के लिए अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लो। हीलियम, दोनों हीलियम रहेगा तो हाइड्रोजन हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम तो दो दो 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। हीलियम प्लस में तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। H2 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ना। दोनों हाइड्रोजन था और एक इलेक्ट्रॉन आया तो 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। H2 2 माइनस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। सॉरी, इधर H2 माइनस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। अब तुम्हें अगर ग्राफ याद है, मैंने एक थोड़ा सा बेसिक सा छोटा सा ग्राफ बनाया था, तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा वाला ग्राफ बना देता हूँ इस केस के लिए। और एक ट्रायंगल दे दो। अरे यार, उल्टा वाला ट्रायंगल आ गया। सही हो गया। हाँ, इसको इसके लिए, अरे ये ऐसे ही रह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस के लिए तुम्हें मान लो कि इस पॉइंट पे तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इस पॉइंट के लिए तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर है, और इधर तुम्हारे पास 0 है, इधर तुम्हारे पास 4 है। इस केस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द एक्स एक्सिस। और बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास किस में प्रेजेंट है, वाई एक्सिस में प्रेजेंट है। और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इधर 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का तो बेमतलब है। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0.5। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है तुम्हारे पास, 1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इधर तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे, ये तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब बॉन्ड ऑर्डर इस केस के लिए। देखो सीधी बात है, हर एक केसेस के लिए मतलब तुम अगर इस केस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाओगे बहुत टाइम जाएगा ना। तो इस केस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0.5। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है फिर 0.5 है। और तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। तो इस केस के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है उसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 0, दिस मीन्स द मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्टिंग। दिस मीन्स that the molecule does not exist, इतना क्लियर है। अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो डी ऑप्शन H2 - विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इतना क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 149 में क्या बताया कि एजाइड है, इन हाइड्रोजन एजाइड द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 आर। तो इसका सीधी बात है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इधर तुम्हारे पास डबल वन नाइट्रोजन होता है, इधर तुम्हारे पास डबल वन नाइट्रोजन होता है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, एजाइड होता है। AZIDE। ये तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव से काम करता है। अब बीच वाले नाइट्रोजन में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसमें पॉजिटिव, और इस केस के लिए तुम्हारे पास इधर क्या हो जाएगा, सॉरी इस केस के लिए नेगेटिव चार्ज किधर आएगा, इधर तुम्हारे पास नेगेटिव होता है क्योंकि N3 - होता है। और N3 - इस केस के लिए अभी तो इसमें हाइड्रोजन लगा है। अब बेसिकली होगा क्या, इस केस के लिए ये तुम्हारे पास वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर ये वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम्हारे पास तीनों बॉन्ड है ना, तो इसको मैं सही से बना देता हूँ थोड़ा सा। डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। अब इसमें देखो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया। अगर नेगेटिव, इसका रेजोनेंस फॉर्म क्या होगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो इधर तुम्हारे पास हाइड्रोजन होगा, इधर नाइट्रोजन, इधर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज इधर इंटैक्ट रहेगा, नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, और इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, और नेगेटिव चार्ज डोनेशन किया तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर तुम्हारे पास कैंसिल आउट कर देगा। तो तुम्हारे पास ये वाला जो बॉन्ड था, अगर मान लो मैंने क्या किया, इसको नाइट्रोजन 1 2 3 मान लिया और इसको नाइट्रोजन 1 2 और 3 मान लिया, तो नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2 के बीच में जो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ था या फिर बॉन्ड था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको उस बॉन्ड को ही हम लोग ए बॉन्ड बोल देंगे। और नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 3 के बीच का जो बॉन्ड था, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 3 के बीच में जो बॉन्ड था, उसको हम लोग बी बोल देंगे। अगर इतना क्लियर है, अब देखो नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2 के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2, जिसको हम लोगों ने इधर 1 फर्स्ट बोल के मेंशन के रखा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आएगा, इधर 2 और इधर 3 है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है तो 1.5 आ गया, इतना क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ, अगर सेकंड केस के लिए करूँ, सेकंड केस के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओगे तो देखो 3 और 2 5 है, टोटल नंबर स्ट्रक्चर 2 है तो तुम्हारे पास 2.5 आ जाएगा। तो इस केस के लिए देखो, फर्स्ट केस के लिए तुम्हारे पास लेस देन 2 होगा, सेकंड केस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2 पॉइंट, मतलब ये ऑप्शन वैलिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना क्लियर है। तो पहला केस के लिए 1.5 आ रहा है, सेकंड केस के लिए 2.5 आ रहा है, इतना क्लियर है। हाँ, तो इतना अगर क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 149 हो गया। क्वेश्चन नंबर 150 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रखा है। अब मैंने क्या बोला था, तुम लोगों के पास पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मिक्स होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अच्छे से पढ़े थे। अगर सॉरी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग पढ़े थे। मान लो इधर तुम्हारे पास एक वाई एक्सिस है, और इधर तुम्हारे पास एक दो, और इधर एक दो। इधर तुम्हारे पास अगर शेड से मैं कर दूं, प्लस को मैं शेड से डिनोट कर रहा हूँ, इधर तुम्हारे पास शेड है। अब दोनों को तुम मार्च कर रहे हो, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना मिक्सिंग। इधर दोनों का मिक्सिंग तुम्हारे पास कभी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल क्यों नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म करने लग जाएगा। और तुम्हारे पास ऊपर जो दोनों है, इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म कर जाएगा, डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म करेगा। इतना क्लियर है। अगर दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म कर रहा है, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूलर और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाएगा। अब देखो तुम्हारे पास ये पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये इसके साथ ये इसका ओवरलैप जो होगा, इन दोनों ओवरलैप का मीनिंग क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा। पाई ऑर्बिटल ओवरलैप इज गोइंग ऑन, पाई ऑर्बिटल ओवरलैप, पाई ऑर्बिटल ओवरलैप इज गोइंग ऑन। तो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप गोइंग ऑन, पाई ऑर्बिटल ओवरलैप तो होगा। उसके साथ साथ मेरे पास क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल का बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अल्टीमेटली मेरे पास बन क्या रहा है, पाई स्टार बन रहा है। इतना क्लियर है, पाई स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। तो 150, क्वेश्चन नंबर 150 हो गया। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर आयन नाइट्रोजन प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज। सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए देखो, नाइट्रोजन टू N2 प्लस के लिए बोला, N2 प्लस के लिए बोला है, तो तुम्हें नाइट्रोजन के लिए तुम्हें पता है, नाइट्रोजन के केसेस के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। अगर sp मिक्सिंग पॉसिबल होता है, तो तुम मॉलिक्यूलर, इस क्वेश्चन के लिए तो सीधा जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही पूछ लिया ना, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। इस केस के लिए तुम्हें ड्रॉ करना ही करना है। तो sp मिक्सिंग जब हो रहा है, नीचे क्या रहता है, सिग्मा 1s, उसके बाद क्या रहता है, सिग्मा 2s, उसके बाद क्या रहता है, सॉरी, इसके ऊपर सिग्मा 1 स्टार। देखो, इधर तुम सीधी बात कर जाओगे, तो ये बनाने का कोई बेमतलब होता है ना, कि सिग्मा ये जो चार्ट बनाओगे तुम, सिग्मा 1 स्टार और सिग्मा 2s और सिग्मा तुम्हारे पास 2s स्टार, ये जो चारों बनाओगे, इन चारों में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। N2 प्लस है ना, N2 प्लस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इधर 8 में ये दोनों तुम्हारे पास क्या है, एबीएमओ है। और ये सिग्मा 1s और 2s, ये तुम्हारे पास क्या है, बीएमओ है। तो इन दोनों का क्रॉस आउट करके तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, तुम्हारे पास ये बॉन्ड ऑर्डर 0 ही दे देता है ना। इन दोनों का मतलब है, तो 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होता। उसके ऊपर क्या रहेगा, उसके बाद अगर sp मिक्सिंग हो रहा है, उन दोनों के नीचे उसके ऊपर क्या आता है, सिग्मा 2p x सिग्मा 2p y आता है, पाई सॉरी पाई 2p x पाई 2p y आ जाता है, और उसके ऊपर तुम्हारे पास क्या रहता है, सिग्मा 2p होता है। इतना क्लियर है। और उसके ऊपर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2py हो जाएगा। और उसके ऊपर तुम्हारे पास कितना है, सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2pz, आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट को फिलअप करो। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने जाओगे तो ठीक है। अब देखो, सीधी बात है, इधर तुम्हारे पास जब 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिल करने जाओगे, तो 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया, 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पाई 2p z में जा रहा है। पाई 2p z तुम्हारे पास इधर N2 प्लस के लिए होमो होता है, या फिर सोमो, भी कुछ भी बोल दो, होमो सोमो जो भी बोल दो। तो N2 प्लस के लिए पाई 2p ऑर्बिटल जो सिग्मा सॉरी सिग्मा 2p जेड में, एक बार सिग्मा 2p जेड मान लो, या सिग्मा 2p एक्स मान
मान लो या फिर सिग्मा टू पी वाई मान लो। हम लोग कॉन्वेंशन के लिए हम लोग क्या मान लेते, जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते, जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। तो जेड को अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लोगे तो सिग्मा टू पी जेड है, सिग्मा टू पी जेड है, तो इसके इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इतना क्लियर है। तो हम लोग 2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो खत्म कर लिए। अगर 2018 मुझे नहीं लगता केमिकल बॉन्डिंग के इसके बाद भी, देखो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कर लिए और टोटल 150 क्वेश्चंस कर लिए, और कितना ही करना है, और 50 क्वेश्चन तो कर दूंगा, और 3-4 वीडियो आएगा, 3-4 वीडियो में शायद 3 वीडियो आएगा 19-11 में, मैं 16-16 क्वेश्चंस करके ऐसे ऐसे करके अगले जो सेशन होगा उसमें मैंने 2014 से 2017, 2014 15 सॉरी 2015 16 17 तीनों साल का कंबाइन करके 10-15 क्वेश्चन ही था, वो 10-15 क्वेश्चन ही कर दूंगा, उसका हो जाएगा। तो मेहनत करो, और कुछ ही देर बचा है। जिन लोगों का 2026 में है वो लोग तो बहुत ही भाई अभी तो एक तो मतलब 10-15 दिन बचा है तुम्हारे पास जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए, और तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 3 महीना बचा है। उसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है। और अभी तो सेशन बहुत हल्का हल्का सेशन चल रहा है, बट आई वांट टू सीरियसली कंटिन्यू इन यूट्यूब। बहुत अच्छे से यूट्यूब में चैप्टर्स पढ़ा दूंगा। मतलब जैसे चैप्टर का एक एक तुम्हारे पास प्लेलिस्ट होगा जिसमें पूरा चैप्टर होगा, चैप्टर का थ्योरी और चैप्टर का उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, मेंस का, एडवांस का, सब कुछ डिटेल्स में रहेगा, जो कि यूट्यूब में कम्प्लीटली फ्री कर दूंगा मैं। तो उसके बाद तो देखा जाएगा, जो होगा तो हो ही जाएगा। तो मेहनत करो, अच्छे से रहो और खुश रहो, और कुछ मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इस कंडीशन में ज्यादा स्ट्रेस लेने का मतलब बेमतलब होता है। एग्जाम पास आ रहा है, अगर स्ट्रेस लोगे तो उसका कॉन्फिडेंस गिरता है खुद का ही, उससे फायदा कुछ नहीं होता है। तो अल्टीमेटली यही बोलना था। और जो लोग 2027 है वो लोग तो भाई बेमतलब पढ़ना स्टार्ट करे, ये सब उल्टा सीधा काम छोड़ के। और अभी 2026 वाले जो है, वो 2026 वाले वो यूट्यूब में जाके क्वेश्चन सेशन अटेंड करो। बहुत सारे चैनल्स में लाइव सेशन चल रहा है। लाइव सेशन में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो वन शॉट वीडियोस है उसको फोकस करो, वन शॉट वीडियोस में फोकस करो, उससे फायदा होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन जाना बंद करो, और सीधी बात है ऑनलाइन पे शिफ्ट हो। ऑनलाइन पे शिफ्ट होकर ऑन शॉट वीडियोस देख के खुद का डिवीजन कर लो। जो लोग अभी, और टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा हो सके टेस्ट सीरीज दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन शॉट वीडियोस देखो, टेस्ट सीरीज ज्यादा दो, उससे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का ग्रिप ज्यादा आता है। रेदर देन बी ऑन कि ये चैप्टर तो मेरे पास अभी भी बचा है, ये चैप्टर करना है, ये सब मतलब ये सब मत करो, ये सब में कोई फायदा नहीं रहता। और मोटिवेशनल वीडियोस कम देखा करो, खुद के अंदर मोटिवेशन ग्रो करो, वो ज्यादा बेहतर होता है। ना कि मैंने अब ये 10 मिनट पहले मोटिवेशन देखा था, अब तो ये इसका 1 घंटे का ही मियाद होता है, उसके बाद मुझे फिर से 5 मिनट का एक मोटिवेशन वीडियो, ये सब मतलब बकवास मत करो, सीधी बात है, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आज के लिए इतना ही था। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छे से रहो, मस्त घूमो पियो, खाना खाओ, चलो भाई, गुड नाइट।